नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हिंदी की क्लास में लास्ट क्लास जो रही थी अपनी, उसमें हमने हिंदी के उद्भव एवं विकास, जो भाषा का उद्भव विकास हुआ उसके बारे में चर्चा की। हमने मुख्य मुख्य बातें उसमें क्या पढ़ी वो दोबारा देखते हैं कि हमने हिंदी के दो रूप पढ़े। उसमें से हमने ये देखा कि जो रूप पहला है, जिसमें हमने पंचम वर्ण का प्रयोग किया था, और जो दूसरा रूप था उसमें अनुस्वार का प्रयोग किया। तो हमने देवनागरी लिपि को ध्यान में रखते हुए ये देखा कि जो पहला जो रूप है, पंचम वाला, वो देवनागरी लिपि में संशोधन के कारण थोड़ा कम मान्यता मिलती है और अनुस्वार थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में रहता है। इसलिए जो हिंदी लिखने का जो तरीका रहेगा हमारा, ऐसा ही रहेगा। हमने काफ़ी और भी उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमने हिंदी का नाम, हिंदी कौन सी भाषा से आया है, तो वो फारसी भाषा का एक शब्द देखा हमने कि हिंदी जो था वो ईरानियों द्वारा दिया गया। ईरानी जो लोग थे, इन्होंने अपनी भाषा फारसी के द्वारा हिंदी नाम दिया भाषा को। उसके बाद हमने हिंदी का प्राचीनतम इतिहास में देखा कि हिंदी जो थी ये एक जगत जननी भाषा संस्कृत से बनती है, और संस्कृत के दो रूप प्रचलित थे। कौन कौन से थे? एक का नाम वैदिक था और एक का नाम लौकिक था। मैं थोड़ा कल का रिवाइज करवा रहा हूँ। वैदिक और लौकिक दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। इस वैदिक और लौकिक से बाद में, लौकिक के बाद एक नई भाषा जन्म लेती है, पाली। और पाली से फिर बनती है कौन सी? प्राकृत भाषा आती है। इस प्राकृत में एक अपभ्रंश होता है जिसका नाम होता है सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश होता है? सौर सैनी अपभ्रंश होता है। इस सौर सैनी अपभ्रंश से ही हमारी एक नई भाषा निकल के आती है, हिंदी। कौन सी निकल के आती है? हिंदी। यहीं से ये प्राचीनतम इतिहास था, हमने कल अच्छे से कल वाली क्लास में देख लिया था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो भाषा है, इसकी चर्चा संविधान में कहाँ कहाँ की है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान में कल मैंने बात बता दी कि संविधान में अनुच्छेद आपको बताया था 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद है। अनुसूची कोई पूछे तो 8वीं अनुसूची बतानी है, भाग कोई पूछे तो 17वां भाग बताना है। भाषा संबंधी उल्लेख इसमें है। और हमारी हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था, वो मैंने बता दिया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को, इसी दिन 14 सितंबर के दिन ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने हिंदी के बारे में क्या पढ़ा? राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा होगी, राजभाषा बोली के रूप में चर्चा हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, वर्णमाला यानी व्याकरण को, हमारा जो मूलभूत टॉपिक रहता है उसकी स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग होगी व्याकरण, हिंदी की व्याकरण। आज की क्लास की शुरुआत हो रही है व्याकरण। और व्याकरण में हमने क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, व्याकरण होता क्या है? देखिए, व्याकरण जो बनता है वो दो टुकड़ों से बना है, वी प्लस आकरण से। वी प्लस आकरण का मतलब होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना, भली भांति समझना। किसी भी चीज को भली भांति समझना ही क्या है? व्याकरण है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ होता है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ होता है जो किसी भी भाषा को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो किसी भी भाषा के, जो किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है, शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। तो हमारी ये बात क्या है कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ होता है जो किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करने में सहायता करता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो हम हिंदी भाषा के व्याकरण की बात करें तो हिंदी भाषा का व्याकरण 3 भागों में बटा हुआ है। हिंदी भाषा का व्याकरण जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा भाग है? देखिए, पहला भाग जो आता है वो है, 3 भाग है हिंदी व्याकरण के। पहला भाग जो आता है वो है वर्ण विचार।
दूसरा भाग आता है शब्द विचार, शब्द विचार, और तीसरा भाग है वाक्य विचार। हिंदी भाषा का व्याकरण 3 भागों में बटा हुआ है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्ण विचार का रहेगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के मूलभूत टॉपिक वर्ण विचार की। हालांकि किसी भी सिलेबस में वर्ण विचार नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये मूलभूत टॉपिक रहता है और इसके बिना किसी भी आगे टॉपिक की शुरुआत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वर्ण विचार को समझना अति आवश्यक है। चलिए, तो पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी वर्ण विचार की। तो हमारा पहला टॉपिक वर्ण विचार, सिलेबस का पहला टॉपिक वर्ण विचार स्टार्ट हो गया है। चलिए, वर्ण विचार। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण क्या चीज़ होती है। तो वर्ण के कई अर्थ होते हैं। वर्ण का जो सामान्य अर्थ रहता है वो ये है कि वर्ण का पहला अर्थ जो मैं लिखूंगा वो ये है कि वर्ण जो होता है वो रंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? रंग को कहते हैं। वर्ण रंग का नाम होता है। किसी भी रंग को हम वर्ण कहते हैं। आपने सुनी होगी घटनाएं वर्ण विक्षेपण की। तो उसी प्रकार रंग को वर्ण कहते हैं। दूसरा जो अर्थ रहेगा वो रहेगा या तो कोई स्वर हो सकता है या कोई व्यंजन हो सकता है। या तो कोई स्वर हो सकता है या कोई व्यंजन हो सकता है, उसको भी हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तीसरा जो अर्थ रहता है वो रहता है जाति का। तीसरा अर्थ जाति का रहता है। तो हम जाति से भी इसका तात्पर्य निकाल सकते हैं कि पहले वर्ण क्रम चलता था, 4 जातियों में बटा हुआ समाज था, तो उसी को भी वर्ण कहते हैं। वर्ण जाति का भी नाम होता है, वर्ण रंग को भी कहते हैं। वर्ण का मतलब स्वर या व्यंजन भी हो सकता है। हमारा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर हिंदी में स्वर और व्यंजन को ही लेकर पढ़ना है। चलिए, एक वर्ण इस प्रकार से लिखा होता है, एक वर्ण इस प्रकार से लिखा होता है जिसका मतलब होता है घाव या जख्म। घाव या जो जख्म होता है उसको भी वर्ण कहते हैं। एक वर्ण ये होता है, इसका मतलब होता है चुनाव करना। इसका मतलब होता है चुनाव करना। ऐसे शब्द हिंदी में शब्द युगम में पूछे जाते हैं। शब्द युगम जो हमारा एक टॉपिक लगता है, जिसे श्रुति सम शब्द, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का मतलब होता है समान, श्रुति सम शब्द का मतलब हो गया सुनने में जो समान होते हैं। इसे ही समोच्चरित शब्द कहते हैं, यानी उच्चारण में भी समान होते हैं। इसे भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो शब्द देखने को आपने को एक समान लग रहे हैं, सुनने में, बोलने में, प्रयोग करने में एक समान प्रतीत हो रहे हैं, हालांकि इनका अर्थ क्या है? अलग अलग होता है। ऐसा एक शब्द युग्म का टॉपिक आगे चल के पढ़ेंगे। तो वर्ण का मतलब चुनाव होता है। आपने कई ऐसे नियम देखे होंगे, जैसे प्राकृतिक वर्णवाद। तो प्रकृति चुनती है, तो एक सिद्धांत था। तो यहाँ से अपने को पता चला कि वर्ण क्या होता है? चुनाव करना, चुनने को कहते हैं। ठीक है। एक वारण होता है, वारण का मतलब होता है हाथी। वारण का मतलब होता है हाथी। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो अपने नोट की हैं। चलिए, वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण की बात करूं तो वर्ण होता क्या है? तो भाषा, अगर कोई भी भाषा है, उसको व्यक्त करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ती है? मेरे को भाषा को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मेरे को उस भाषा के वाक्यों का पता होना चाहिए। भाषा के वाक्यों का पता होना चाहिए। सर, मेरे को वाक्य आना चाहिए कि वाक्य को किस प्रकार उच्चारित करना है। अगर मैं वाक्य को सार्थक रूप से उच्चारित करता हूँ, सार्थक मेल करके वाक्य को बोलता हूँ, तो वही मेरी विचारों की भाषा बन जाती है। तो भाषा जो होता है, इसका छोटा रूप देखें तो वाक्यों से मिलती है भाषा। भाषा कोई भी है, वाक्यों से बनी हुई है। मैं यहाँ एक वाक्य लिख रहा हूँ, राम स्कूल गया या राम विद्यालय गया। राम विद्यालय गया, ये मैंने एक वाक्य लिखा। जब इसको बोलूंगा तो ये मेरी भाषा के रूप में उच्चारित होगा। तो राम विद्यालय गया, जब मैं इसको बोला, मैंने बोला, तो ये भाषा के रूप में उच्चारित हो गया। हालांकि ये क्या था? वाक्य था। तो भाषा का छोटा रूप अगर देखें तो भाषा बनती है वाक्य से। जब मैं आगे का प्रश्न आपसे करता हूं कि वाक्य किससे बना हुआ है, तो आप कहोगे सर वाक्य शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये एक पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है और ये तीसरा शब्द है। तो वाक्य, हमारा जो वाक्य था राम विद्यालय क्या, यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जो वाक्य होता है वो मिलता है किससे? शब्दों के मेल से। शब्दों का सार्थक मेल जो होता है, सार्थक और उचित मेल शब्दों का कर दो तो हमें क्या मिल जाता है? वाक्य मिल जाता है। और जैसे ही वाक्य को उच्चारित करता हूँ तो भाषा के रूप में उच्चारित हो जाता है।
किसी भी एक शब्द को उठाकर और मैं इसका थोड़े खंड बनाता हूँ तो अपने को ये पता चला कि ये जो राम है तो यहाँ पर रा प्लस मैं से मिलकर बना है। राम प्लस रा प्लस मैं से मिलकर क्या बना है, राम बना है। उसी प्रकार विद्यालय वी प्लस पी धन ध्या धन लय धन ये से बनकर मिलता है। चलिए, तो हमने शब्द को जब खंडित किया तो यहाँ देखा शब्द वर्णों के रूप में खंडित हो चुके हैं। ये वर्ण हो गया और ये वर्ण हो गया है। तो शब्द जो है हमारे बनते हैं किससे, वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्द किससे मिलकर बनते हैं, वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्द बन गए हैं वर्णों से मिलकर। ये जो वर्ण होते हैं आप देख रहे हैं, ये जो वर्ण हैं ये किससे मिलकर बने हुए हैं। ये जो वर्ण है, ये जो रा वर्ण है ये सर रे हलंत और आ के मेल से बना हुआ है। ठीक है, और जो मैं है वो मैं हलंत ए से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज बताती हैं क्या, हम हैं व्यंजन। कौन है, व्यंजन। और आगे वाले कौन हैं, स्वर होते हैं। आगे वाले क्या हैं, स्वर। इसका मतलब जो आपने राम के जो खंड देखे हैं रा प्लस मैं, राम शब्द के जो खंड देखे हैं रा प्लस मैं, ये हालांकि क्या थे, वर्ण थे। और वर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कोई व्यंजन हो सकता है या कोई स्वर हो सकता है। तो चलिए, वर्ण दो प्रकार का हो सकता है, एक को लिखूंगा स्वर और दूसरे को लिखूंगा व्यंजन। ध्यान रखिए, वर्णों के टूटने से व्यंजन और स्वर नहीं बनते हैं, जबकि वर्ण प्रकार ही दो दो प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन प्रकार के हो सकते हैं। तो वर्ण जो होता है वो दो प्रकार के मिले, स्वर और व्यंजन। या तो वर्ण स्वर होगा या वर्ण व्यंजन होगा। तो चलिए, भाषा है, भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है, वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। और वर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके थोड़ी सी चर्चा कर ली है। अब मैं यहाँ से कुछ लाइनें नोट करवाऊंगा आपको। तो मेरे को आप चीज़ बताइए कि एक पहली अगर लाइन में ये लिखूं, पहली अगर ये लाइन में लिखूं, कुछ बातें यहाँ इंपॉर्टेंट लिखना चाह रहा हूँ। तो पहली लाइन में लिख रहा हूँ, देखिए पहली लाइन भाषा की इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से देखने को इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सीधा पूछ लिया जाए, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो मेरे को बताओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वर्ण। सर स्वर या व्यंजन क्यों नहीं है, भाई वर्ण ही तो क्या है, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कोई पूछेगा तो मैं उत्तर दूंगा क्या, वर्ण। मैं उत्तर दूंगा वर्ण। ठीक है, अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ ध्वनि, क्योंकि जब भी वर्णों का उच्चारण करता हूँ तो वो वर्ण ध्वनि में बदल जाते हैं। जब भी वर्णों का उच्चारण करता हूँ तो वो वर्ण ध्वनि में बदल जाते हैं। चलिए, तो भाषा जो है इसकी सबसे छोटी इकाई कोई आपसे पेपर में पूछे तो वर्ण बतानी है। यानी वर्ण, या वर्ण ऑप्शन में नहीं तो ध्वनि, क्योंकि जब भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि के रूप में उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं लिखूं कि आपसे सीधा एग्जैक्ट पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारी तीन चार क्वेश्चन यहीं से है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा हमारी लाइन लिख रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहां से लाइन बदल रहा हूं, जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो, जिसकी लिखित अभिव्यक्ति जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो। क्या पूछा आपसे, सर बतानी तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ही है, परंतु उसने पूछा है कि जिसको लिखा जा सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सर वर्ण होती है, क्या वर्ण को लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। कै वर्ण होता है, ए वर्ण हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर जो रहेगा वो वर्ण रहेगा। आपसे उसने पूछा है लिखित अभिव्यक्ति संभव हो, जिसको लिखा जा सकता है वही वर्ण कहलाती है। चलिए, आगे की लाइन में दोबारा चेंज करके इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछता हूँ कि लाइन वही है हमारी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये लाइन है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसकी लिखित नहीं पूछेगा वो मौखिक पूछेगा, मौखिक अभिव्यक्ति संभव हो। तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति संभव हो उसे क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति संभव हो।
मौखिक अभिव्यक्ति संभव हो। तो यहाँ पर प्रश्न को चेंज कर दिया गया है। प्रश्न ये बना, पहले प्रश्न ये था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव यानी जिसको लिखा जा सकता है वो तो कहलाती है वर्ण, क, ए, इस प्रकार के यानी स्वर और व्यंजन दोनों को लिखा जा सकता है। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति संभव होने का मतलब होता है मुख से उच्चारण जिसका कर सकते हैं केवल, और सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन पीछे रिपीट हो रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सर वर्ण होती है, और उसने पूछा है लिखना नहीं है बोलना है, तो बोल हम किसको सकते हैं, ध्वनि को बोल सकते हैं। तो वो है हमारी क्या, ध्वनि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि होती है। इसी प्रश्न को दोबारा फिर पूछता हूँ, 4 नंबर, वही लाइन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर बताइए मेरे को, अर्थ किस चीज का होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी है, अर्थ वाली पूछी है। मेरे को बताइए वर्णों का अर्थ होता है क्या। वैसे तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी लेते हैं, वर्ण लेते हैं। कौन सी लेते हैं, वर्ण लेते हैं। लेकिन क्या वर्णों का अर्थ होता है क्या, कै वर्ण का कोई अर्थ है क्या, या फिर आवर्ण का कोई अर्थ है क्या, नहीं है, ये निरर्थक होते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वैसे तो वर्ण बतानी थी, लेकिन वर्ण ऑप्शन में कट हो चुका है। क्यों, क्योंकि उसने पूछा जिसका अर्थ होता है। तो इधर तो अर्थ कहीं नहीं मिलेगा, अर्थ आके मिलेगा किसके पास, शब्द के पास। देखो, राम इसके पास अर्थ था, विद्यालय इसके पास अर्थ है, गया इसके पास अर्थ है। तो अर्थ कहाँ मिलता है, अर्थ मिलता है शब्दों में। कहाँ मिलता है, शब्दों में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ वाक्य में भी होता है, लेकिन छोटा कौन है, शब्द है। तो हम उत्तर देंगे अपना क्या, शब्द के रूप में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शब्द। चलिए 5 नंबर, फिर एक और नए क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। क्या, 5 नंबर है, वही भाषा की सबसे छोटी इकाई, वही बात है, छोटी पूछ रहा है, लेकिन अब अर्थ नहीं पूछ रहा। अब क्या पूछ रहा है, जिसका भाव होता है, भाव होता है जिसका, जिसका भाव होता है, जिसका भाव होता है। तो मेरे को बताइए भाव किस में है, फील किस में हो रहा है, किसी काम को करने की फील किस में आ रही है, वो देखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ढूंढनी है। तो यहाँ तो किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं था, यहाँ अर्थ आया लेकिन भाव नहीं आया। भाव आने का मतलब मैं अकेला बोलूँ राम विद्यालय, विद्यालय बोल दिया तो क्या कोई भाव आया, नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं चलता है। पूरी लाइन रिपीट कीजिए, पूरी लाइन को बोलिए, फिर हमें पता चलेगा कि राम अक्सर क्या कर रहा है, एक्चुअल में कर क्या रहा है वो। हमें भाव नहीं आ रहा उस बात का। तो मैं कहूँ राम विद्यालय गया, पूरा वाक्य बोला, तब आपको राम के विद्यालय जाने का भाव मिला। इसका मतलब भाव किस में मिलता है, भाव मिलता है वाक्य में। किस में मिलता है, वाक्य में मिलता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाक्य लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसका उत्तर, वाक्य लिख दूंगा। क्योंकि वाक्य के अंदर ही भाव होते हैं, शब्दों में कोई भाव नहीं होते। शब्द सार्थक जरूर हो सकते हैं, अर्थ हो सकता है, लेकिन भाव नहीं होता है। चलिए थोड़ा और मैं इसको बात को विस्तरित करता हूँ। 6 नंबर, अपना एक और पॉइंट लिख देता हूँ। वाक्य का सबसे, सॉरी, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछे, भाषा का सबसे बड़ा अंग, ये छोटी इकाइयां थी। लिखा जा सकता है वर्ण है, बोला जा सकता है ध्वनि है, शब्द अर्थ वाली इकाई है, वाक्य भाव वाली इकाई है छोटी। इससे छोटी कहीं भाव नहीं है, और इससे छोटा कहीं अर्थ नहीं है। इससे छोटा किसी को लिखा नहीं जा सकता या बोला नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी बात समझ गए हम। आगे बताइए सर, भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो सबसे अंग, भाषा सबसे पहले टूटी किसमें थी, अंग कौन सा है, वाक्य है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, वाक्य है। इकाई भी छोटी वाक्य है, लेकिन भाव की दृष्टि से, और अंग भी बड़ा वाक्य है। तो हमने 6 बातें पढ़ी हैं, और 6 बातों में हमने ये सीख लिया कि सर हम बता सकते हैं एक ही लाइन में कौन कौन सी हमने 6 बातें पढ़ ली हैं। पहली बात हमारी ये थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए हमारे से, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए। तो सबसे छोटी जो इकाई है, टोटलाइज कर रहा हूँ, सबसे छोटी इकाई पूछे तो सर वर्ण बता सकते हैं या हम ध्वनि बता सकते हैं, वर्ण बता सकते हैं या ध्वनि बता सकते हैं सर, वर्ण बता सकते हैं या ध्वनि बता सकते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो अच्छा है। वर्ण या ध्वनि, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। वर्ण या ध्वनि बताएंगे सर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपसे पूछा जाए जिसको लिखा जा सकता है, लिखित इकाई कौन सी है, छोटी पूछ रहा है लेकिन लिखित इकाई पूछ रहा है, तो ध्वनि को कभी भी लिखा नहीं जा सकता, ध्वनि केवल बोली जाती है, हम लिख सकते हैं इसमें वर्ण।
और ये पूछा जाए कि लिखित नहीं मौखिक बताओ जिसको मुख से उच्चारित किया जाए केवल, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, तो आप बताओगे सर यहाँ हम ऑप्शन चूज करेंगे क्या, ध्वनि। सीधा पूछा जाए तो वर्ण या ध्वनि में से कोई एक होगा, लिखित पूछा जाए तो वर्ण बताना है, मौखिक पूछा जाए तो ध्वनि बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक बतानी है, अर्थ वाली बतानी है। सार्थक इकाई का मतलब होता है कि अर्थ सहित होनी चाहिए। अर्थ न तो वर्ण में होता है न ध्वनि में होता है, अर्थ होता है केवल और केवल किसमें, शब्द में। अर्थ होता है शब्द में। आपसे पूछा जाए भावार्थ इकाई बतानी है, सर भाव वाली इकाई बताओ कोई, भाषा की सबसे छोटी होनी चाहिए। भावार्थ इकाई बताओगे तो आप बताओगे सर भाव आता है केवल वाक्य में, शब्दों में कोई भाव नहीं होता, शब्द केवल अर्थ होता है। ये तो थी छोटी इकाइयां, भाषा की छोटी इकाइयां, भाषा के सबसे छोटे खंड है ये, छोटी इकाई। ठीक है। और सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, लास्ट मैंने जो बताया सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग अगर पूछूं तो वो बताओगे क्या, वाक्य। ये लो, सबसे बड़ा अंक कोई पूछे तो मैं वाक्य बताऊंगा। ये हमारी इतनी सी बात भाषा की इकाइयों के बारे में हो चुकी है। यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, चांस नहीं बनते हैं गलत होने के। ठीक है, तो अब अपने वर्ण विचार हेडिंग डाली थी, तो वर्ण अपने पढ़ने वाले आपको पता लग गया। हम भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा क्या करेंगे कि वर्ण विचार जो है ये किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें स्वर और व्यंजन को डिटेल से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, और सबसे पहला वर्ण लिखा आपने, और वर्ण मैंने बता दिए कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो होगा स्वर और या होगा क्या, व्यंजन। या तो होगा वो स्वर या क्या होगा, व्यंजन होगा। तो सबसे पहले अपने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, स्वर एवं स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर अपने व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा कि वर्ण दो प्रकार के बताए हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले अपने डिटेल से स्वरों को पढ़ेंगे और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, इनमें कितने प्रकार बनते हैं, किस आधार पे बांटा गया है सभी स्वरों को, वो पढ़ेंगे। और फिर अपने पढ़ेंगे व्यंजन और इसका वर्गीकरण किस आधार पे बांटा गया है। चलिए बात करते हैं क्या, वर्ण में सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी स्वर तथा इसका वर्गीकरण। स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण, स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले स्वर की परिभाषा लिखूंगा। स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। स्वतंत्र जो बोले जाते हैं वही स्वर होते हैं। स्वतंत्र बोलने का तात्पर्य ये होता है कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और किसी अन्य वर्ण की जरूरत ही ना पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता ही ना लेनी पड़े, उस स्थिति में बोला जाने वाला वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। स्वरों में किसी प्रकार के किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो स्वर क्या होते हैं, पहली लाइन, स्वर जो होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र उच्चरित होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है कि इनके द्वारा जब भी कभी बोलते हैं तो हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे फेफड़ों से एक वायु बाहर आती है जिसको कहते हैं प्राण वायु। क्या कहते हैं, प्राण वायु। फेफड़ों से उठने वाली वायु क्या कहलाती है, प्राण वायु। वो या तो आए मुख से बाहर, या आए मुख प्लस नाक दोनों से बाहर, मुख प्लस नाक दोनों से बाहर आए। या तो केवल मुख से बाहर आ सकती है या मुख और नाक दोनों से बाहर आ सकती है। फेफड़ों से उठने वाली वायु, जब भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, तो एक प्राण वायु बाहर आती है मुख से। नाक से भी आ सकती है, मुख से भी आ सकती है। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे ए आ ई, इन सभी स्वरों का उच्चारण जब भी करेंगे तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगा। दूसरी बात, जो प्राणवायु आएगी वो किसी प्रकार की बाधा महसूस नहीं करेगी, यानी कि मुख से सीधी बाहर आएगी, मुख अवयवों से टकराएगी नहीं, बाधा महसूस नहीं करेगी, निर्बाध गति से किसी भी बिना झटके से बाहर आ जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जब हम व्यंजनों की चर्चा करते हैं तो वहां हम ये पढ़ते हैं कि व्यंजनों का जैसे ही उच्चारण करते हैं तो यहाँ मुख गुहा से जो वायु बाहर आती है वो झटके के साथ, घर्षण के साथ, टकराते हुए बाधा के साथ बाहर आएगी। जैसे मैं स्वरों का उच्चारण पहले करके बता रहा हूँ, स्वर को उच्चारित करके देखिए, ए आ ई ऊ ऊ, किसी प्रकार की कोई बाधा महसूस नहीं हुई।
और मेरे मुख से जो प्राणवायु बाहर आ रही है इसमें भी किसी प्रकार का अवरोध मेरे को तो महसूस नहीं हुआ। चलिए व्यंजनों में पढ़ के देखिए, अगर व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो बाधा महसूस भी होगी और जो वायु होगी वो झटके के साथ बाहर आने का प्रयास करेगी। जैसे क, ख, ग, ग, ङ, च, छ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी व्यंजनों का उच्चारण जब मैं कर रहा हूँ तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो प्राणवायु मुख गुहा से बाहर आ रही है वो झटके के साथ बाहर आ रही है, और स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा या झटका मेरे को महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि स्वरों की परिभाषा में क्या लिखूंगा कि इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय मुख गुहा से बाहर आने वाली मुख गुहा से बाहर आने वाली प्राणवायु किसी प्रकार की बाधा या रुकावट महसूस नहीं करती, किसी प्रकार की बाधा या रुकावट महसूस नहीं करती। इनका उच्चारण करते समय मुख गुहा से बाहर आने वाली वायु किसी प्रकार की बाधा या रुकावट महसूस नहीं करती। अर्थात इनका उच्चारण अर्थात इनका जो उच्चारण होता है, इनका उच्चारण निर्बाध गति से होता है। निर्बाध गति कौन सी होती है? बिना बाधा वाली गति, निर्बाध गति से होता है। इनका जो उच्चारण होता है वो निर्बाध गति से होता है। इनका उच्चारण निर्बाध निर्बाध गति यानी बिना बाधा की गति से होता है। तो स्वरों की परिभाषा से अपने कोई लेना देना, अपने को समझने वाली बात इतनी थी कि स्वरों का जब भी उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण एक तो स्वतंत्र होता है, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इस बात को मैं रिपीट कर सकता हूँ यहाँ पे। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, यानी उच्चारण में, पूरी बात लिख देता हूँ, उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेनी पड़ती। चलिए, क्या है? निर्बाध गति से इनका उच्चारण होता है, और जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो किसी भी अन्य वर्ण की अपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या व्यंजनों की जरूरत पड़ेगी? क्या मैं ए बोल रहा हूँ, इसमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत है? क्या मैं आ बोलने पर किसी वर्ण की जरूरत महसूस कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा तो ये है स्वर। स्वर में किसी भी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र निर्बाध गति से बिना बाधा के होता है। प्राणवायु किसी प्रकार का झटका महसूस नहीं करती। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। चलिए, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में है 11। कितने स्वर हैं? 11 हैं। मैं लिख रहा हूं एक एक करके। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। एक एक करके लिख रहा हूँ। ए, आ, उ, री, ओ, औ। चलिए, ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर इनकी मात्राओं की चर्चा करें तो मात्राओं की चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा आपके साथ। क्या कि ये जो स्वर है ना 11, इनमें आप देखिएगा कि मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ए का बड़ा रूप आ होता है, सभी को पता है। ई का बड़ा रूप ई होता है। ऊ का बड़ा रूप ऊ होता है। ऊ का बड़ा रूप ऊ होता है। लेकिन री का बड़ा रूप यहाँ मेंशन नहीं है, री का बड़ा रूप लिखा हुआ नहीं। री का बड़ा रूप होता है, एक्चुअल में यहाँ नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि री का बड़ा रूप कुछ इस प्रकार से था।
इस प्रकार से था। और ये है हमारी किसमें, संस्कृत में है, यहाँ नहीं है। हम हिंदी में री के किसी भी प्रकार के बड़े रूप के बारे में चर्चा नहीं करते, यानी री का दीर्घ रूप यहाँ हिंदी में नहीं है, केवल और केवल संस्कृत में माना गया है। इसलिए री केवल हमारे लघु ही है, यानी छोटी ही है। समझ रहे हो? चलिए ठीक है। उसके बाद में यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या, कि ए और ऐ क्या बड़े रूप हैं एक दूसरे के, ओ इसका बड़ा रूप है, ये बात असत्य है। ये बात कभी भी नहीं माननी कि ए का बड़ा रूप ऐ होता है, ओ का बड़ा रूप औ होता है। मैं आपको बताऊं, जब वर्णमाला की रचना हुई तब सिर्फ ये था एक मात्रा वाला, और ये था एक मात्रा वाला, ये इसको भी एक मात्रिक माना गया, इसको भी एक मात्रिक माना गया। मैं लिख रहा हूं, ये एक मात्रिक माना गया, ध्यान दीजिए, ये एक मात्रिक था। और ये भी क्या था, एक मात्रिक था। एक मात्रिक था, पहले ये दो ही हुआ करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, एक एक मात्रा वाले, यानी जिसको आप बिना मात्रा वाला कहते हो वो एक मात्रा वाला है, और पहले एक मात्रा लगा के यूं लिखा हुआ था इसको, और जिसके ऊपर एक मात्रा है इसको दो मात्राएं लगानी पड़ती थी। अब इसके और बड़े रूप, इसके बाद में दो और जोड़ेंगे जिसके ऊपर यूं डबल मात्रा लगाएगी। ध्यान दीजिए, दो रूप और जोड़ेंगे जिसके ऊपर यूं डबल मात्रा, और इसका एक डबल मात्रा वाला रूप ये जोड़ा गया। ये इनको कहते हैं विकसित स्वर। ये बाद में विकास हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें से एक मात्रा को हटा दिया गया, इसमें से एक मात्रा को हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ, इसमें से एक मात्रा को हटा दिया और इसमें से एक मात्रा को हटा दिया, तो ये बन गए ए ऐ ओ औ। ये बन गए ए ऐ ओ औ। तो ध्यान दीजिए, ये जो एक मात्रा वाला दिखाई दे रहा है आपको, बिना मात्रा वाला दिखाई दे रहा है, इसके पास कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूं, इसके ऊपर एक मात्राएं हैं सर, इसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं, इसके ऊपर एक मात्रा है इस प्रकार की, और इसके ऊपर दो मात्राएं हैं इस। चलिए अब बताइए, ये है ए, ये है ऐ ओ औ, ये मात्राएं होती है। लेकिन कभी भी इसको इसका बड़ा रूप नहीं कहना है, और इसको इसका बड़ा रूप नहीं कहना। ये चारों ही आपस में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, दीर्घ रूप होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये दीर्घ स्वर ही हैं। आगे चल के पढ़ेंगे लघु और दीर्घ। लेकिन अभी ध्यान में रह जाए बात की, एक मात्रा और दो मात्रा से अपने छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। ये जो चारों ही हैं ये बड़े होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ये कभी एक दूसरे के छोटे बड़े रूप नहीं बनते हैं। तो कहीं एक मात्रा वाला छोटा नहीं है, दो मात्रा वाला बड़ा नहीं है, दोनों को, और इन दोनों को बड़े ही कहूंगा, ये दीर्घ स्वर ही होते हैं। चलिए उसके बाद में इनकी मात्राओं के बारे में चर्चा करें, सबकी मात्राएं लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सबकी मात्राओं के बारे में चर्चा कर लूं। ए के पास किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसका नाम होता है शहीद वर्ण। क्या नाम होता है, शहीद वर्ण। इसके पास किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। चलिए, आ के पास जो मात्रा होती है वो इस प्रकार की होती है, आ के पास जो मात्रा होती है वो इस प्रकार की होती है। ई के पास जो मात्रा होती है वो इस प्रकार की होती है, बड़ी ई के पास इस प्रकार की, छोटे ऊ ये, और री की मात्रा ऐसे लगती है। री के आपने देखा होगा, जैसे कै हलंत के साथ री ऋषि जब जोड़ता हूं तो ये मात्रा नीचे इस प्रकार से लगती है, जैसे कृपा में लगा, देखिए कृपा शब्द, कृपया लिखना है, तो इसमें री ऋषि की मात्रा नीचे लगी हुई है, आया ना। उसी प्रकार अगर कोई मात्रा दें, जैसे कै आधा है, हलंत है, स्वर रहित है, अगर इसके साथ ए की मात्रा जोड़ूंगा तो मात्रा दिखाई नहीं देती, जबकि कै को क्या कर देती है, पूरा कर देती है, स्वर युक्त कर देती है, व्यंजन जो है वो पूरा हो चुका है। इसलिए कै की जो मात्रा होती है वो दिखाई नहीं देती। इसलिए आपसे हिंदी में ये पूछा जाए कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वर तो होते हैं सर 11, लेकिन मात्राएं आपसे पूछे तो मात्राएं 10 होती हैं। मात्राएं आपसे पूछे तो मात्राएं 10 बतानी है, और वो कौन सी बतानी है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी बतानी है, दर्शय मात्राएं। हिंदी में दर्शय मात्राएं यानी केवल दिखाई देने वाली मात्राएं कितनी हैं, दर्शय मात्राएं अगर आपसे पूछा जाए तो आप 10 बताओगे। हिंदी में अदर्शय मात्रा की कोई संख्या पूछे, अदर्शय मात्रा की संख्या पूछे, अदर्शय मात्रा कितनी होती है, तो हमारे सामने एक ही है सर, जो दिखाई नहीं देती है वो किसके पास है, ए के पास है। उसके बाद में हिंदी में
कुल मात्राएं आपसे पूछ ले कि कुल कितनी है दृश्य और अदृश्य मिला के, तो आप कहोगे सर 11 स्वर हैं, 11 ही मात्राएं होती हैं, एक ही दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रयोग में जरूर आती है इस प्रकार से। ठीक है। इन इन पर अगर इनकी मात्रा लगाऊं तो कोई मतलब नहीं है, ये सभी आप इसकी मात्रा लगा सकते हैं। जैसे ये मैं कै है और इसके साथ एक ही मात्रा लगा रहा हूं, तो बताइए ये कितनी मात्राओं वाला है, एक मात्रा वाला है, तो इसकी मात्रा दिखानी पड़ेगी ऊपर इस प्रकार से। लेकिन अगर कै के साथ आई की मात्रा जोड़ दूं तो आपको दिखाई तो एक दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में है कितनी, इसके पास दो मात्राएं हैं। तो इसके ऊपर अगर अगर इसको लिखोगे तो कै के ऊपर कितनी मात्रा लगानी पड़ेगी, कै के ऊपर दो मात्राएं आपको लगानी पड़ेगी। चलिए कै के ऊपर दो मात्राएं ये मैंने लगा दी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिसके ऊपर मात्रा दिखाई नहीं देती उसके ऊपर एक मात्रा है, और जिसके ऊपर एक दिखाई दे रही है वास्तव में कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। ये अपनी मात्राओं की चर्चा हुई। मात्रा होती क्या है उसकी चर्चा करते हैं। मात्रा है क्या, मैंने बात आपको बताई कि मात्राएं हैं क्या, लेकिन मात्राएं होती क्या है। स्वर जिस रूप में, मात्राएं गिन ली हैं आपने, और मात्राएं गिनने के बाद मैं एक नई बात बता दूं कि मात्रा की परिभाषा क्या है, मात्रा है क्या चीज। तो मात्रा के बारे में अगर लिखूं तो मात्रा के बारे में लिख सकता हूं कि स्वर का जो रूप, व्यंजन पर, स्वर का जो रूप व्यंजन पर दिखाई पड़ता है वह मात्रा कहलाती है। मात्रा कहलाती है। स्वर का जो रूप व्यंजन पर दिखाई पड़ेगा वही मात्रा होगी। जैसे मैं यहाँ चर्चा कर लूँ क्या कि बताइए स्वर इस व्यंजन के ऊपर क्या रूप, स्वर का कौन सा रूप दिखाई दिया, सर ये वाला रूप दिखाई दिया है, तो ये इसकी क्या है, मात्रा होती है। और कौन सी मात्रा है, इसकी मात्रा सर ये वाली है, छोटे ऊ की मात्रा है। तो यही क्या है, मात्रा है। स्वर के, व्यंजन के ऊपर स्वर का जो रूप दिखाई देता है वही क्या होती है, हमारी मात्रा होती है। उसके बाद में हमने देखेंगे कि मात्रा आपने देख ली है कि मात्राएं ये है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाए तो पीछे क्या बचता है। व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे, अगर व्यंजन है, ये व्यंजन है कै का, अगर इसमें से स्वर को हटा दूं तो पीछे कै क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। तो ये हलंत लगा के लिखूंगा इसको, ये हो जाएगा स्वर रहित, स्वर रहित। तो यहाँ पर कुछ बात लिखूंगा कि ये जो हल चिन्ह या हलंत है ये क्या चीज है। तो इसके बारे में एक परिभाषा लिख दूं हलंत के बारे में कि हलंत क्या होता है या हल चिन्ह क्या होता है। हल चिन्ह ये क्या है और क्यों लगता है हल चिन्ह, ये देखिए। चलो लिख रहा हूं। देखो, जब भी किसी पूर्ण व्यंजन को स्वर रहित कर दिया जाता है या आधा कर दिया जाता है, उस स्थिति में उस आधेपन को या स्वर रहित रूप को दर्शाने के लिए हल चिन्ह या हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह या हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं सुनना। मैंने क्या लिखा, यानी कि स्वर रहित, परिभाषा लिख दूं, स्वर रहित व्यंजन को या अर्ध व्यंजन को, यानी व्यंजन के आधे रूप को, अर्ध व्यंजन के रूप को दर्शाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह का, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, अगर कोई मेरे को कै स्वर रहित दर्शाना हो, ख को स्वर रहित दर्शाना हो, ग को स्वर रहित दर्शाना हो, ग को स्वर रहित दिखाना हो, अंग को स्वर रहित दिखाना हो, तो अपने क्या करेंगे, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हल चिन्ह का प्रयोग करने का मतलब होता है ये आधे हैं सर, आधे हैं, इनके पास स्वर नहीं है, इस प्रकार से हलंत चिन्ह का प्रयोग। एक्चुअल में हल चिन्ह का मतलब होता है हल जैसा निशानी हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो हल चिन्ह का प्रयोग करके इन्हें आधे दर्शाए जाते हैं। चलिए, ये हलंत के बारे में बात होगी। अब आप देखोगे कि सर हम किसी अक्षर को यूं भी तो आधा कर सकते हैं, जैसे कै को आधा इस प्रकार से कर सकता हूँ सर, गै को आधा इस प्रकार से कर सकता हूँ सर, गै को आधा इस प्रकार से कर सकता हूँ, तो फिर हल चिन्ह लगाने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी मर्जी से कभी भी हल चिन्ह नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से किसी भी अक्षर को तोड़कर आधा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से किसी भी अक्षर को तोड़कर आधा नहीं कर सकते। इसके पीछे कहानी ये है, हल चिन्ह के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो इसके पीछे कहानी ये है कि हमारी जो वर्णमाला है इसमें हमने अक्सर देखें
तो 33 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 33 वर्ण हैं और 33 व्यंजन है। 33 व्यंजनों में हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगता है। तो जितने भी वर्ण हैं, आपने देखा होगा, आप जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, व्यंजन सिखाते हैं प्राइमरी स्कूलों में, व्यंजन जब सिखाया जाता है तो एक विधि प्रयोग में करते हैं, उसका क्या नाम है? पेस्टोलॉजी। उसका नाम है पेस्टोलॉजी विधि। नीट वाले विद्यार्थी इसको जानते होंगे, पेस्टोलॉजी विधि क्या होती है। पेस्टोलॉजी विधि में क्या करते हैं? शिक्षण विधि में आएगी पेस्टोलॉजी विधि। और पेस्टोलॉजी विधि में क्या करते हैं? बच्चों को स्लेट पे या उसकी कॉपी में, बच्चे को स्लेट या उसकी कॉपी में इस प्रकार बना के दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करके बनाओ। ये पेस्टोलॉजी विधि है। और पेस्टोलॉजी विधि में क्या किया गया कि बच्चे को डैश 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 का निरूपण किया गया, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण को डैश लगा के निरूपण किया जाता है और बच्चा इसके ऊपर पेन या पेंसिल चला के इसको क्या कर दिया जाता है? इसको पूरा अक्षर, पूरा रूप दे दिया जाता है पेन या पेंसिल चलाने के बाद। तो बच्चे को इस पेस्टोलॉजी विधि के द्वारा वर्णों की लिपि सिखाई जाती है, भाषा की लिपि सिखाई जाती है। ये पेस्टोलॉजी विधि थी। तो आपसे बच्चा ये पूछ ले कि मैडम या सर आप ये बताइए मेरे को, आपने जो पहली लाइन लगाई है, आपने जो पहली लाइन लगाई है इस प्रकार की, इस लाइन का क्या नाम है? ये लाइन लगाएं या ना लगाएं, कहाँ लगाई जाती है, कहाँ नहीं लगाई जाती, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? और आपने जो ये नीचे की तरफ लाइन लगाई है, क्या ये सभी अक्षरों के पास होती है या नहीं होती, या क्यों लगाई जाती है? उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि किसी भी अक्षर पर, किसी भी अक्षर पर अगर आप, किसी भी अक्षर पर अगर आप लाइन लगाते हो, किसी भी शब्द पे जो लाइन लगती है, किसी भी वर्ण पे जो लाइन लगाई जाती है, ये वाली, इसको कहा जाता है सिरोरेखा। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। इस रेखा को कहा जाता है सिरोरेखा। ये हमारी सिरोरेखा होती है, ये हमारी सिरोरेखा हो जाती है। कहीं कहीं ये खंडित भी होती है, जैसे मेरे को पत्थर लिखना है तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में इसको थोड़ा सा खंडित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कई कई जगह खंडित भी होती है। लेकिन कुछ बच्चे सिरोरेखा के बिना ही कुछ लिखते रहते हैं, जैसे हिंदी लिखना है तो जल्दबाजी में, सॉरी, हिंदी लिखना है तो जल्दबाजी में यूं हिंदी लिख देंगे, सिरोरेखा नहीं लगाएंगे। तो ऐसा निरूपण भाषा के शुद्ध प्रयोग को नहीं सिखाता है, ऐसा निरूपण नहीं करना होता। सिरोरेखा लगानी ही चाहिए अपने को प्रत्येक शब्द के ऊपर, प्रत्येक अक्षर के ऊपर। हाँ, वो अलग बात है कि अपने जल्दबाजी में, जैसे मैंने भी खंडित करके काफ़ी खंडित कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अगर अपने ये ऊपर वाली रेखा अगर सिरोरेखा है तो सर नीचे वाली इस रेखा को क्या कहते हैं? तो ये रेखा जो होती है इसका नाम है पाई रेखा। क्या नाम है? पाई रेखा। इसका नाम पाई रेखा है। सिरोरेखा और पाई रेखा को अच्छे से समझ लिया। किसी भी अक्षर को बनाओ तो पहले सिरोरेखा, फिर पाई रेखा, फिर ऐसे बनाओ। ख है तो पहले सिरोरेखा और फिर ये वाली, ये पाई रेखा यहाँ आ चुकी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि सर आप वो हलंत वाली बात बता रहे थे, मैं उसी को बताना चाहूंगा कि सिरोरेखा और पाई रेखा दो हमें लगानी कब है और कह नहीं लगानी, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जब भी कभी मैं इधर कुछ अक्षर लिख रहा हूँ ना, वर्णमाला सारी लिख देता हूँ, आप उसको गौर से देखिएगा और आप इसमें मेरे को बताइएगा किस किसके पास पाई रेखा है। बोलो, कै के पास पाई रेखा है, कै के पास है, गै के पास ये रही, गै के पास ये रही, अंगै के पास कोई पाई रेखा नहीं है, नीचे की तरफ कोई लाइन नहीं है अंगै के पास। ठीक है, उसके बाद जै के पास है, कै के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अच्छा, छह के पास नहीं है, खंड मतलब ये बिल्कुल छोटी सी है, इसको नहीं मानते हैं। जय अणय, अणय के पास, अणय के पास नहीं है, बिल्कुल नीचे की तरफ। फिर टै के पास नहीं है, ठ के पास भी नहीं है, डै के पास भी नहीं है, ढै के पास भी नहीं है, अणय के पास है पाई रेखा, ये रही नीचे की तरफ। फिर तय के पास भी है, है के पास भी है, दै के पास नहीं है, धै के पास है, नै के पास है पाई रेखा। ठीक है, फिर पै, पै दोनों के पास है, बै के पास है, भै के पास है, मै के पास, य के पास है, रै के पास किसी प्रकार की पाई रेखा नहीं, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कोई लाइन नहीं लगी हुई। लै के पास पाई रेखा ये है, वै के पास पाई रेखा भी है के पास है, तै के पास है के पास है के पास किसी प्रकार की कोई पाई रेखा नहीं है। इन 33 वर्णों में हमने पाई रेखा वाले देख लिए। तो पाई रेखा वाले देखे हैं तो मेरे को आप यहाँ पे वर्गीकरण करके बताइए, कभी भी किसी भी वर्ण को जब आधा करना होता है, यहाँ पाई रेखा वाले गिनिए कितने हैं। मैं बिना पाई रेखा वाले पे गोला लगा देता हूँ, बिना पाई रेखा वाले के ऊपर गोला लगा रहा हूँ। ये है बिना पाई रेखा का, उसके बाद ये है बिना पाई रेखा का, चेंज कर लूँ, ये है बिना पाई रेखा का, और ये भी है बिना पाई रेखा का। ये चार अक्षर बिना पाई रेखा के हैं। उसके बाद दै बिना पाई रेखा का, उसके बाद यहाँ चलिए रै बिना पाई रेखा का,
है बिना पाई रेखा का। तो मेरे को बताइए कितने अक्षर बिना पाई वाले हैं, कितने अक्षर बिना पाई वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिंदी वर्णमाला में 33 वर्णों में, मैं यहाँ कुछ बात लिख रहा हूँ कि 33 वर्णों में 9 वर्णों के पास, 9 वर्णों के पास पाई रेखा नहीं होती। पाई रेखा यानी नीचे वाली लाइन नहीं होती। पाई रेखा जिसके पास नहीं है, नहीं होती है, तो मेरे को बताइए जिनके पास पाई रेखा नहीं होती, क्या वो अक्सर नीचे से गोल है? क्या वो अक्सर नीचे से गोल है? देख सकते हैं आप, जिनके पास पाई नहीं है वो नीचे से गोल है। देखिए टे नीचे से गोल है, ठे डे, ये वाला छ, है भी नीचे से गोल, रे भी नीचे से गोल, दे भी नीचे से गोल। तो जो नीचे से गोल हैं उनके पास केवल पाई नहीं है, 9 वर्णों के पास पाई रेखा नहीं होती और ये नीचे से गोल होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गोल वर्ण। क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला के गोल वर्ण। हिंदी वर्णमाला के गोल वर्ण, इन्हें कहा जाएगा हिंदी वर्णमाला के गोल वर्ण। चलिए उसके बाद 33 में से हमने ये देख लिया, 33 में से 9 के पास पाई रेखा नहीं होती, जबकि बाकी जो 24 हैं इनके पास पाई रेखा है। पाई रेखा है, 24 के पास पाई रेखा होती है। जब भी किसी के पास पाई रेखा है, आधा करने का तरीका बताता हूं। जब भी किसी के पास पाई रेखा है, उसको स्वर रहित करने का तरीका क्या है? उसको स्वर रहित करने का तरीका क्या है? जिसके पास पाई रेखा है उसको स्वर रहित करने का तरीका बता रहा हूं, देखना। सर गै के पास पाई रेखा है, गै के पास है, है के पास है, तय के पास है, तय के पास है, प्रणय के पास है। इन सभी के पास पाई रेखा है। जिस अक्षर के पास पाई रेखा है उसको आधा करने का तरीका ये होता है कि उसकी पाई रेखा उड़ा दो। पाई रेखा उड़ा के उसको क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। ये देखिए मैं इसकी पाई रेखा उड़ा दी, मैंने इसकी पाई रेखा उड़ाई, ये भी उड़ाई, ये लो, ये देखिए, ये सभी क्या हो चुके हैं? आधे हो चुके हैं, स्वर रहित हो चुके हैं। इसका मतलब जिनके पास पाई रेखा है उनकी पाई रेखा उड़ा दो और उन्हें आधे कर सकते हैं। इस प्रकार से आधे आपने करते आए हो, सीधी सी बात। ठीक है, उसके बाद देखो क्या, उसके बाद ये है कि सर आपने हमें बताया कि जिसके पास पाई रेखा है उसकी पाई रेखा उड़ा के उसे आधा कर दो। ठीक है, तो सर हम कै है और फै है, इनके पास पाई रेखा है ना बीच में, ये रही, ये रही। अभी मास्टर ने बताया क्या? पाई रेखा उड़ाओ और आधा कर दो। ठीक है सर, मैं इसकी पाई रेखा उड़ा रहा हूँ, ये लो इसकी पाई रेखा उड़ाई, इसकी पाई रेखा। क्या ये आधे हुए? नहीं हुए। तो सर फिर क्या बात हुई? 24 वर्णों के पास पाई है, उन उनमें 2 वर्ण ऐसे होते हैं, 2 वर्ण ऐसे होते हैं, कौन कौन से? कै और फै, 2 वर्ण ऐसे हैं जिनकी पाई स्वतंत्र नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को, 2 वर्ण ऐसे हैं जिनकी पाई स्वतंत्र नहीं है। पाई स्वतंत्र नहीं है, जिनकी पाई स्वतंत्र नहीं है। 24 वर्णों में से 2 वर्ण ऐसे हैं जिनकी पाई स्वतंत्र नहीं है, पाई स्वतंत्र नहीं है। और वो 2 वर्ण कौन से हैं? कै है और फै है। आप देख लीजिए इनकी पाई रेखा जो है, बीच वाली रेखा है, उससे आधा अक्षर तो इधर है, आधा इधर है। इसका मतलब ये अपनी पाई के चारों ओर लिपटे हुए हैं, पाई को नहीं छोड़ने वाले, इसलिए इनकी पाई उड़ाई भी नहीं जाती। आधा करने के लिए पाई नहीं उड़ानी चाहिए। तो क्या करना पड़ता है सर? इनको आधा करने का तरीका बताओ। पाई रेखा है, उनकी पाई रेखा उड़ा दो, आधे हो गए। लेकिन इनके पास पाई थी, ये लिपटे हुए हैं, तो अब इनका क्या करना है? इनका आगे वाला भाग आधा करके इन्हें क्या किया जाता है? आधा किया जाता है। आगे वाला भाग इनका उड़ा के इन्हें आधा कर दिया जाता है। जैसे कुछ शब्दों में आपने देखा होगा, कुछ शब्दों में आपने देखा होगा, जैसे मुफ्त लिखा है, मुफ्त, और मुक्त लिखा है। तो क्या पाई रेखा उड़ाकर इन्हें आधे किए हैं या इनका आगे वाला भाग आधा करके इन्हें आधे किए हैं? तो इनका आगे वाला भाग, यहां से इतना भाग उड़ा के इन्हें क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है, स्वर रहित कर दिया जाता है। तो इनका आधा करने का तरीका पता लग गया। और जो बाकी 22 बचे हैं, बाकी जो 22 बचे हैं, इनकी पाई क्या होती है? स्वतंत्र होती है। बाकी जो 22 बचे हैं इनकी पाई क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और इनकी पाई जब स्वतंत्र होगी तो उन्हें उड़ाकर उन्हें आधा कर दिया जाता है। ये तो मैंने बता दिए हैं। ये देखिए बाकी 22 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पाई उड़ाओ। 24 अक्षर हमने ढूंढे थे, ये रहे 24 अक्षर। ये जो बिना राउंड वाले, बिना गोले की 24 अक्षर है, इनके पास पाई, कोई सा भी अक्षर उठाओ। सर वह उठाना चाहूंगा, वह आधा करना है, सर पाई उड़ाओ इसकी, ये लो, ये लो, ये आधा हो गया, आधा हो गया। तो इस प्रकार से पाई उड़ा के क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है किसी भी अक्षर को। सर आप इसको आधा करके बताइए, मैं को आधा कीजिए। मैं को आधा करना है तो इसकी पाई उड़ाओ,
पाई बिल्कुल स्वतंत्र पड़ी है और जिसकी पाई स्वतंत्र पड़ी है उसकी पाई उड़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस प्रकार से इनको आधा किया जाता है। जबकि जिनके पास पाई तो है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, जैसे अभी बताया मैंने कै और फै, इनकी पाई स्वतंत्र नहीं है, ये अपनी पाई के चारों ओर लिपटे हुए हैं और लिपटे होने की दशा में हम इनकी पाई उड़ाने का काम नहीं कर सकते, इनकी पाई उड़ा के हम इन्हें आधा नहीं कर सकते। पाई रेखा उड़ाओगे तो अक्षर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको आधा करने का तरीका हमारे पास एक ही है कि इनके आगे वाला भाग ही आधा कर दो, जैसे मुफ्त और मुक्त में मैंने करके बताया आपको, ये तरीका है। सर बाकी फिर ऐसे बताओ, 9 वर्णों के पास पाई रेखा नहीं होती है, 9 वर्णों के पास पाई रेखा नहीं होती है, फिर उनको आधा कैसे करेंगे? उनको आधा कैसे करेंगे सर, 9 वर्णों के पास पाई रेखा नहीं है? उनको आधा करने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है। क्या? अब हमारे सामने बस एक ही है, क्या? हमारा सहयोगी हलंत चिन्ह। क्योंकि इसके पास पाई भी नहीं है और उड़ाने लायक कुछ है भी नहीं, तो इसलिए हम इसको आधा कैसे करेंगे? हल चिन्ह लगा के अलग आधा करेंगे। जैसे इस अक्षर को आधा कर दिया, उसके बाद में 6 जो होता है इस अक्षर को भी हलंत चिन्ह लगा के आधा किया जाता है। फिर ट और ठ और डै और डै, ये 4 जो हैं इनको भी हलंत चिन्ह लगा के क्या कर दिया जाता है, आधा है। रै को हलंत चिन्ह लगा के आधा कर दिया जाता है के पास हलंत चिन्ह लगाता आधा कर सकते हैं। दै जो होता है इसको भी हलंत चिन्ह लगा के हम आधा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 33 वर्णों में से 9 वर्ण ऐसे हैं जिनके पास पाई रेखा नहीं होती। जिनके पास पाई रेखा नहीं होती वो कहलाते हैं गोल वर्ण, और गोल वर्णों को आधा करने का तरीका क्या है? हलंत चिन्ह लगाओ। 24 पाई वाले होते हैं जिनके पास नीचे की पाई रेखा होती है, उनको आधा करने का तरीका होता है पाई उड़ा दो, पाई गायब कर दो, पाई का लोप कर दो और फिर उसे आधा करो। लेकिन 2 ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी पाई तो होती है लेकिन उड़ती नहीं है, क्योंकि वो अपनी पाई के चारों ओर लिपटे हुए हैं। इस स्थिति में उनके आगे वाला भाग आधा करके हमें उनके क्या करते हैं, हलंत लगा के, सॉरी, आगे वाला भाग आधा करके उसको स्वर रहित बना दिया जाता है। ये हमारी हलंत की बात थी। हलंत की बात कंप्लीट हो चुकी है और स्वरों की बात भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं, वहीं दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं। क्या? हल चिन्ह इससे संबंधित था तो मैंने बताया आपको। कुछ रै का एक बात है, रै की एक बात है क्या, कि अगर रै का पूरा रूप एक तो इस प्रकार से रै पाई रेखा के नीचे लगा हुआ मिलता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि क्रम में ये रहा, और एक रै इस सिरोरेखा के ऊपर की तरफ मिलता है, जिस प्रकार इस प्रकार से क्रम लिख दूं, ये सिरोरेखा के ऊपर की तरफ मिलता है। दोनों में क्या फर्क है इस बात को समझना। ऊपर वाले रै की कहानी बताता हूं। जो भी रै नीचे होता है, नीचे नीचे लगा हुआ रै है, ये रहा। नीचे की तरफ जो रै होता है, पाई रेखा के नीचे जो रै होता है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे होगा, और नीचे कौन होता है? जो भारी होता है, जो भारी होता है। और भारी कौन होता है? जो पूरा होता है। जो पूरा है वह भारी होगा, और भारी हमेशा क्या रहता है? नीचे रहता है। इसलिए जो नीचे रह लगे होते हैं ना, ये भारी हैं और ये पूरे होते हैं, ये भारी हैं और ये पूरे होते हैं। तो सर आधा कौन होता है? जिसके ये लगे होते हैं वो आधा है। ये लगा हुआ कै के, तो क्या क्या है? आधा है। जबकि ऊपर का जो रह होता है, ऊपर का जो रह होता है वो हल्का होता है, और हल्का होता है तो वो कैसा होगा? वो आधा होगा। आधा का मतलब क्या होता है? स्वर रहित होगा, स्वर रहित होगा। तो ये जो नीचे ऊपर का जो रह है ये हल्का है, इसलिए तो ऊपर है, और हल्का क्यों है? क्योंकि वो आधा है। और जो ऊपर रह होता है, ऊपर वाला जो रह होता है, इसको कहते हैं रेफ वर्ण। क्या कहते हैं? रेफ रह। रेफ रह, इसका नाम है रेफ वाला रह, यानी ऊपर वाला रह क्या कहलाता है? रेफ वाला रह, और ये हमेशा स्वर रहित होता है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, क्या कि ये सब नीचे लगाने का क्या मतलब है? जब पूरा है तो नीचे क्यों चला जाता है? नीचे इसलिए चला जाता है क्योंकि ये क्या है, मैंने अभी बताया, कै आधा, फिर रै, फिर मैं। बताइए कौन आधा है कौन पूरा है? रै आधा है, कै आधा है, रै पूरा है। जब भी किसी पूरे अक्षर के, सॉरी आधे अक्षर के बाद कभी पूरा आ जाता है, आधे अक्षर के बाद कभी भी पूरा आ जाए, तो पूरा वाला जो होता है ना वो नीचे चला जाता है आधे वाले के। ये बात कहाँ तक सत्य है? चर्चा करता हूँ, इधर आइए। मैंने लिखा प्रकार, ये लिखा, मैंने लिखा। अब यहाँ कहानी कुछ बदलने वाली है। उद्भव, जो आपने देखा नहीं होगा कभी, उद्भव, प्रकार, कर्म, इस प्रकार से लिख रखा है। मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले आधा हो बाद में पूरा हो, पहले आधा हो बाद में पूरा हो, तो पूरा वाला आधे वाले के पैरों में लगा देना है। क्या बताया? पहले आधा बाद में पूरा, तो पूरा चला जाएगा आधे वाले के पैरों में। यही कहानी यहाँ हो रही है। क्या? कि पहले आधा हो बाद में पूरा हो, तो पूरा चला जाता है इसके पैरों में। पहले आधा बाद में पूरा, पूरा इसके पैरों में। पहले आधा, सॉरी पहले आधा ये रहा दै, बाद में पूरा आ गया, पूरा इसके पैरों में। इसको लिखने का तरीका देख लो। सर आधा कौन? कै। पूरा कौन? रै, रै चला जाएगा पैरों में, कर्म इस प्रकार से लिख दो। सर आधा कौन?
पै, पूरा कौन, रे पैरों में चला गया, ये इस प्रकार से लिख दो। सर, रे क्या है, आधा, वह क्या है, पूरा, आधे के पैरों में पूरा, ये आधा, आधे के पैरों में पूरा, दे आधा, इसके पैरों में पूरा, ये भय, और क्या है वह, उदपो, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो आपने कई जगह ऐसे लिखा होगा, आपने दिनांक को कल जो मैंने लिख के बताया था दिनांक, उसका लिखने का तरीका ये था। तो यहाँ यही कहानी युति है, क्या क्या कि सर पहले आधा बाद में पूरा, तो पूरा इसके पैरों में लगा दो ना सर, ये लो पूरा इसके पैरों में लगा दूं, ये लो, ऐसे भी लिखा जाता है। समझ में आई बात क्या? उसी प्रकार अलंकार लिखना है, अलंकार लिखाओ, कई जगह ऐसे लिखा मिलता है अलंकार, ऐसे, ये है अलंकार। क्या है? अलंकार। ये अड़य नहीं होता है, बेसिकली ये अंगय होता है, अनुनासिक स्वर होता है, कै वर्ण का अंतिम होता है, इसलिए ये अंगय है। अड़य खाली नहीं होता है, अड़य खाली बचपन में अपने पढ़ा है, वो गलत पढ़ा है, अड़य खाली कभी नहीं है, ये होता है अंगय। तो ये होता है अलंकार। क्या है? अलंकार। ठीक है। अब आपने यहाँ देखा क्या कि सर यहाँ जो बात है वही आप वाली बात आ गई, क्या कि सर पहले आधा आया बाद में पूरा आया, तो पूरे को उठा के आधे के पैरों में रखो ना, ये लो पूरे को उठा गया, पूरे को उठाया, और ये आधा था ये लो, और ये पूरा इसके पैरों में आ चुका है, ये मैंने सेम का सेम लिख दिया, ये है बात। तो बस इस बात का ध्यान रखना, जो नीचे रै लगा होता है वो पूरा होता है, जो ऊपर रै लगा होता है वो आधा लगा होता है। नीचे जितने भी अक्षर लगे मिलते हैं आपको वो पूरे होते हैं, जिस अक्षर के लगे हुए मिलेंगे, जिस वर्ण के लगे हुए मिलेंगे, वो हमेशा क्या होते हैं? पूरे होते हैं। ठीक है, वो आधे होंगे, और जो नीचे लगे होंगे वो पूरे होंगे। ठीक है, चलिए। अब हमने स्वरों की संख्या पढ़ ली है, स्वर हमने 11 पढ़े हैं, और मात्राएं हमने 10+1 पढ़ी हैं। 10+1 का मतलब होता है 10 तो हैं हमारी दर्शय मात्राएं जो दिखाई दे जाती हैं, और एक है हमारी अदर्शय मात्रा जो दिखाई नहीं देती है। ये बात हमने पढ़ ली है। चलिए, उसके बाद में हमने शब्दों के बारे में, शब्द विचार में पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्वर की परिभाषा पढ़ ली है, स्वरों की संख्या पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो इधर देखिए, तो स्वरों के वर्गीकरण की चर्चा स्टार्ट है। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, हमारे सामने आधार कई हैं स्वरों का वर्गीकरण। अभी मैं बेसिकली छोटी छोटी बातें क्लियर करता जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्वरों का वर्गीकरण, क्योंकि ये बातें अगर अपने को आता है तो अभी तो हम व्याकरण सीखेंगे हिंदी का। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण में हमारे सामने किसी भी चीज़ को बांटा जाता है जब भी, तो उसका कोई आधार होता है। जब भी किसी चीज़ को बांटा जाए उसका कोई आधार होता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को गोरा या काला कहूँ, तो मेरे पास आधार क्या है? उस व्यक्तियों को, जितने बच्चे बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको गोरा या काला कहने का आधार क्या है? सर आपके पास आधार है रंग का, आपने रंग के आधार पे विभाजित किया। मैं उसे बोना या लंबा कहूँ तो आप कहोगे सर लंबाई के आधार पे विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार से मेरे को अगर वर्गीकरण करना है, विभाजित करना है, तो मैं किस आधार पे विभाजित करता हूँ, इसलिए मेरे पास कई आधार हैं। और कई आधार क्या है, मैं आधार लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ। जो मेरा पहला आधार रहेगा, पहला जो आधार रहेगा वो रहेगा उच्चारण काल के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने हैं। दूसरा जो आधार रहेगा वो रहेगा जीवा की सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, जीवा की सक्रियता के आधार पर। तीसरा जो आधार रहेगा वो रहेगा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। चौथा जो आधार है हमारा वो रहेगा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। पांचवा जो आधार है वो है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। छठा जो आधार है हमारा वो रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और सातवां जो आधार रहेगा वो रहेगा नासिका के आधार पर।
ये हमारे 7 मुख्य मुख्य आधार हैं। 7 मुख्य मुख्य आधार हुए। 7 आधारों पर मैं स्वरों का वर्गीकरण करूंगा, और 7 आधारों पर मैं स्वरों का वर्गीकरण जब भी करूंगा तो ध्यान देना, उच्चारण काल पे आधार पे मैं 2 प्रकार के स्वर बताऊंगा। कितने प्रकार के बताऊंगा? 2 प्रकार के स्वर। उच्चारण काल के आधार पर मैं कितने प्रकार के स्वर बताऊंगा? 2। जीवा की सक्रियता के आधार पे मैं 3 प्रकार के स्वर बताऊंगा। यहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने होते हैं। सीधा क्वेश्चन ये, अग्र पश्च और मध्य ये तो बात की बात है, पहला क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। मुखाकृति, मुख कितनी आकृतियां ग्रहण करता है? 4 आकृतियां ग्रहण करता है। 4 तरह से बताऊंगा। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हो सकते हैं। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पे मैं स्वरों को 2 भागों में विभाजित करूंगा, वर्ताकार और अवर्ताकार। बनावट के आधार पे मैं 2 बताऊंगा, सजातीय या विजातीय या सम या विषम। उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान सर 5 होते हैं हमारे मुख में, 5 में हम 4 प्रकार के स्वर बताऊंगा, 5वां स्वर नहीं बताऊंगा, क्योंकि 4 उच्चारण स्थान के आधार पे 4 प्रकार के स्वर होते हैं, और 4 प्रकार के स्वरों में हमने 5 स्थान होते हैं, लेकिन 5 स्थानों में स्वर 4 स्थानों से ही बोले जाते हैं। चलिए, नासिका के आधार पे 2 प्रकार के स्वर बता दूंगा। नासिका के 2 प्रकार के स्वर नासिका के आधार पर बताऊंगा। ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण हो गया। स्वर कितने प्रकार से हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम इतने प्रकार से पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज हमने जो पढ़ा वो हमने देख लिया कि स्वर किसे कहते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, दृश्य कितनी है, अदृश्य कितनी है, स्वर क्या चीज़ है। और हमने स्वरों में देखा कि किसी भी स्वर को, किसी भी व्यंजन को हलंत रहित, हल युक्त या स्वर रहित कैसे किया जाता है। हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। और हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है उच्चारण काल के आधार पर, और जीवा की सक्रियता के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, बनावट के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर, नासिका के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम उच्चारण काल के आधार पे देख लिए। अभी 7 ही प्रकार हैं। ठीक है, 7 है, कोई एक आधा और हुआ तो लिख देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम देखेंगे ये उच्चारण काल के आधार पे जीवा की सक्रियता होगी। इतने ही हैं, हो गए सारे। ठीक है, बाकी जो रही बात है वो छोटी छोटी बातें साथ साथ करते जाएंगे, कि साथ साथ अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें संधि बता नहीं सकता ज़्यादा मैं, क्योंकि अपने संधि का टॉपिक एक बार पढ़ा नहीं है, और संधि का टॉपिक अगर पढ़ा नहीं है तो अपने बता नहीं सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में। पहला, अब मैं ए हेडिंग डालूंगा। ए हेडिंग वो है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर मैंने अभी कितने प्रकार के बताए आपको? 2 प्रकार के बता दिए हैं। कितने प्रकार के बता दिए हैं? 2 प्रकार के बता दिए हैं। उच्चारण काल, उच्चारण काल का मतलब होता है, काल का मतलब होता है समय, और उच्चारण का मतलब होता है उच्चारित करने में कितना समय लगने वाला है। हमारे सामने कितने स्वर हैं? 11। सर 11 स्वर हैं। 11 में कितने ऐसे हैं जिनको कम समय लगता है, और कितने ऐसे हैं जिनको ज़्यादा समय लगता है? जिनको कम समय लगेगा, जिनको कम समय लगेगा वो होते हैं लघु, और जिनको ज़्यादा समय लगेगा वो होते हैं दीर्घ। इनके कुछ और भी नाम हैं, हर्षव है, गुरु है, वो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज हमने पहली हेडिंग यहाँ तक डाल के छोड़ दी है कि उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण स्टार्ट हो चुका है। उच्चारण काल के आधार पे 11 स्वरों का वर्गीकरण बताऊंगा, 2 प्रकार से बताऊंगा, लघु और दीर्घ। ठीक है, तो कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे आगे की बातें। कल मैं स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो आपको कल वाली क्लास कैसी रही और आज वाली क्लास के लिए भी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और लाइक और शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी सुझाव, कोई भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा, त्रुटि लिखने में, बोलने में हो जाती है। चलिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स तैयार है, आप उसमें सजेशन डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।